न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि की धीमी रफ्तार बरकरार, क्या है अमेरिकी कनेक्शन। कैमूर जिले में 2 टीचरों की गई नौकरी, शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे चालाकी। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 गंभीर। अब खबरें विस्तार से। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि की धीमी रफ्तार बरकरार, क्या है अमेरिकी कनेक्शन। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि मई में चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि लगातार दूसरे महीने में धीमी रही। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन का एक अहम इंडिकेटर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स फिर से 50 अंक से नीचे रहा। PMI का 50 से नीचे रहना अर्थव्यवस्था में संकुचन को दिखाता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का PMI मई में 49.5 रहा, वही अप्रैल में यह सूचकांक 49.0 था। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में धीमेपन की वजह कमजोर निर्यात और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर बताई जा रही है। बता दें कि इस साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली चीजों पर 145% टैरिफ और चीन से अमेरिकी सामान पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया था। इस महीने की शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे पर लगाए गए उच्च टैरिफ दर को 90 दिनों के लिए रोकने को सहमत हुए थे। हालांकि शुक्रवार को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका के दावों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिका से चीन के खिलाफ भेदभाव वाले प्रतिबंध बंद करने की अपील की। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि की धीमी रफ्तार बरकरार, क्या है अमेरिकी कनेक्शन। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि मई में चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि लगातार दूसरे महीने में धीमी रही। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन का एक अहम इंडिकेटर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स फिर से 50 अंक से नीचे रहा। PMI का 50 से नीचे रहना अर्थव्यवस्था में संकुचन को दिखाता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का PMI मई में 49.5 रहा, वही अप्रैल में यह सूचकांक 49.0 था। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में धीमेपन की वजह कमजोर निर्यात और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर बताई जा रही है। बता दें कि इस साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली चीजों पर 145% टैरिफ और चीन से अमेरिकी सामान पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया था। इस महीने की शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे पर लगाए गए उच्च टैरिफ दर को 90 दिनों के लिए रोकने को सहमत हुए थे। हालांकि शुक्रवार को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका के दावों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिका से चीन के खिलाफ भेदभाव वाले प्रतिबंध बंद करने की अपील की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर जिले में 2 टीचरों की गई नौकरी, शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे चालाकी। बिहार के कैमूर जिले में चैनपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में 2 शिक्षकों की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने के बाद दर्ज प्राथमिकी और DPO के शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश आदि को आधार बनाकर प्रखंड शिक्षा समिति ने कार्रवाई की है। दोनों शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। उन शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसोई खुर्द चैनपुर के नागेंद्र कुमार एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरई के अभय कुमार मिश्रा का नाम शामिल है। चैनपुर BDO सह प्रखंड शिक्षा समिति के सचिव शुभम प्रकाश ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच के दौरान 2 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। मामले को लेकर प्राथमिकी हुई थी।
इसके उपरांत जिला से डीपीओ से प्राप्त पत्र सीडब्ल्यूजेसी एवं निगरानी विभाग की जांच को आधार बनाते हुए प्रखंड शिक्षा समिति के द्वारा बैठक कर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसोई खुर्द के प्रखंड शिक्षक नागेंद्र कुमार एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरई के प्रखंड शिक्षक अभय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल इस बैठक के पूर्व दोनों शिक्षकों से शोकांश करते हुए जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज से संबंधित कोई जानकारी न देते हुए इधर उधर की बातें की गई, जो संतोषजनक नहीं था। इसके बाद चैनपुर प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें चैनपुर बीईओ शशिकांत पाल एवं सचिव के पद पर ये खुद मौजूद थे। सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए दोनों शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से जिला में भेज दी गई है। बिहार के कैमूर जिले में चैनपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में 2 शिक्षकों की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने के बाद दर्ज प्राथमिकी और डीपीओ के शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश आदि को आधार बनाकर प्रखंड शिक्षा समिति ने कार्रवाई की है। दोनों शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। उन शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसोई खुर्द चैनपुर के नागेंद्र कुमार एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरई के अभय कुमार मिश्रा का नाम शामिल है। चैनपुर बीडीओ सह प्रखंड शिक्षा समिति के सचिव शुभम प्रकाश ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच के दौरान 2 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। मामले को लेकर प्राथमिकी हुई थी। इसके उपरांत जिला से डीपीओ से प्राप्त पत्र सीडब्ल्यूजेसी एवं निगरानी विभाग की जांच को आधार बनाते हुए प्रखंड शिक्षा समिति के द्वारा बैठक कर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसोई खुर्द के प्रखंड शिक्षक नागेंद्र कुमार एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरई के प्रखंड शिक्षक अभय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल इस बैठक के पूर्व दोनों शिक्षकों से शोकांश करते हुए जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज से संबंधित कोई जानकारी न देते हुए इधर उधर की बातें की गई, जो संतोषजनक नहीं था। इसके बाद चैनपुर प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें चैनपुर बीईओ शशिकांत पाल एवं सचिव के पद पर ये खुद मौजूद थे। सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए दोनों शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से जिला में भेज दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 गंभीर। वाराणसी हाईवे पर बड़लगंज में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले थे और अपाचे बाइक से अपने घर सिंधु आपार के गरथोली तोले की ओर लौट रहे थे। तभी शहर की तरफ आ रही तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। शनिवार की सुबह 9:30 गरथोली टोला सिंधु आपार गांव की सुनील कुमार पुत्र राधे, प्रद्युम्न कुमार, अरविंद कुमार पुत्र हरिश्चंद्र और राहुल कुमार पुत्र करण एक ही बाइक से 4 लेन के रास्ते पर लौट रहे थे। जैसे ही वे हाईवे पार कर सिंधु आपार जाने के लिए मुड़े, उसी समय गोरखपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल पर ही बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील, प्रद्युम्न और अरविंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। बड़हलगंज पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार व बाइक को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, स्वजनों में कोहराम मच गया। सुनील की पत्नी खुशबू का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी 2 बेटियां हैं। वही घायल राहुल 1 जून को सगाई तय थी, जिससे परिवार के सामने चकनाचूर हो गए। अरविंद कुछ ही दिन पहले बैंकॉक से घर लौटा था। वाराणसी हाईवे पर बड़लगंज में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले थे और अपाचे बाइक से अपने घर सिंधु आपार के गरथोली तोले की ओर लौट रहे थे। तभी शहर की तरफ आ रही तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार ने सामने से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त है कि बाइक और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। शनिवार की सुबह 9:30 गरथोली टोला सिंधु आपार गांव की सुनील कुमार पुत्र राधे, प्रदुम्न कुमार, अरविंद कुमार पुत्र हरिश्चंद्र और राहुल कुमार पुत्र करण एक ही बाइक से 4 लेन के रास्ते पर लौट रहे थे। जैसे ही वे हाईवे पार कर सिंधु आपार जाने के लिए मुड़े, उसी समय गोरखपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल पर ही बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील, प्रदुम्न और अरविंद को मृतक घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। बड़हलगंज पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार व बाइक को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, स्वजनों में कोहराम मच गया। सुनील की पत्नी खुशबू का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी 2 बेटियां हैं। वही घायल राहुल 1 जून को सगाई तय थी, जिससे परिवार के सामने चकनाचूर हो गए। अरविंद कुछ ही दिन पहले बैंकॉक से घर लौटा था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार नहीं 10 बार कानून तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ेंगे। 11 साल पहले गडकरी ने क्यों सोच लिया था ऐसा? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पुस्तक संगठित मानवीय व्यवस्थापन का शुक्रवार को विमोचन किया गया। यह किताब आरएसएस के ऑपरेशन स्ट्राइक वहां कैसे काम होता है, इस पर जोर देती है। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर भी मौजूद रहे। इस दौरान गडकरी ने बताया कि 11 साल पहले उन्होंने ई रिक्शा लाने के लिए अहम कदम उठाए और कैसे सोच लिया था कि ई रिक्शा लाने के लिए एक बार नहीं 10 बार भी कानून को तोड़ना पड़ेगा तो तोड़े। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने किताब को लेकर कहा, अक्सर हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभावों का महत्व बाद में ही पता चलता है। नितिन गडकरी ने अपनी पुस्तक के जरिए आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस के लोकाचार और कार्यशैली का प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखा। किताब के विमोचन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा, मैं प्रमाणित तौर पर करता हूं कि मैं इंजीनियरिंग की एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाया। 12वीं क्लास में 52% अंक मिले थे। एक घटना का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि ज्यादा विचार करता तो सरकारी नौकर बनते। वो डेयर डेविल है, निर्णय करने का ढाढ़स रखता हूँ, यह उनकी कैपिटल है। गडकरी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा काम साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लाना रहा, क्योंकि साइकिल रिक्शा में मानव को खींचता था। वह काफी कष्टदायक। 2014 में जब वो पहली बार मंत्री बने तो वो सोचने लगे कि 1 करोड़ व्यक्ति आदमी को खींचता है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि ये मानवीय शोषण है। जिस दिन यह बंद होगा वह देश के लिए सुनहरा दिन होगा। गडकरी ने कहा कि उन्होंने सोच लिया था कि इसके लिए एक बार नहीं 10 बार कानून तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ेंगे। ई रिक्शा पर कानूनी लड़ाई को याद करते हुए गडकरी ने कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो आप एक बार नहीं बल्कि 10 बार कानून तोड़ सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा ने एक आदमी के दूसरे आदमी को खींचने वाली अमानवीय प्रथा को खत्म कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में साइकिल रिक्शा चालक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने लगे हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा पर स्विच करने से लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पुस्तक संगठित मानवीय व्यवस्थापन का शुक्रवार को विमोचन किया गया। यह किताब आरएसएस के ऑपरेशन स्ट्राइक वहां कैसे काम होता है, इस पर जोर देती है। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर भी मौजूद रहे। इस दौरान गडकरी ने बताया कि 11 साल पहले उन्होंने ई रिक्शा लाने के लिए अहम कदम उठाए और कैसे सोच लिया था कि ई रिक्शा लाने के लिए एक बार नहीं 10 बार भी कानून को तोड़ना पड़ेगा तो तोड़े। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने किताब को लेकर कहा, अक्सर हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभावों का महत्व बाद में ही पता चलता है।
नितिन गडकरी ने अपनी पुस्तक के जरिए आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस के लोकाचार और कार्यशैली का प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखा। किताब के विमोचन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा, मैं प्रमाणित तौर पर करता हूं कि मैं इंजीनियरिंग की एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाया। 12वीं क्लास में 52% अंक मिले थे। एक घटना का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि ज्यादा विचार करता तो सरकारी नौकर बनते। वो डेयर डेविल है, निर्णय करने का ढाढ़स रखता हूँ, यह उनकी कैपिटल है। गडकरी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा काम साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लाना रहा, क्योंकि साइकिल रिक्शा में मानव को खींचता था। वह काफी कष्टदायक। 2014 में जब वो पहली बार मंत्री बने तो वो सोचने लगे कि 1 करोड़ व्यक्ति आदमी को खींचता है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि ये मानवीय शोषण है। जिस दिन यह बंद होगा वह देश के लिए सुनहरा दिन होगा। गडकरी ने कहा कि उन्होंने सोच लिया था कि इसके लिए एक बार नहीं 10 बार कानून तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ेंगे। ई रिक्शा पर कानूनी लड़ाई को याद करते हुए गडकरी ने कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो आप एक बार नहीं बल्कि 10 बार कानून तोड़ सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा ने एक आदमी के दूसरे आदमी को खींचने वाली अमानवीय प्रथा को खत्म कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में साइकिल रिक्शा चालक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने लगे हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा पर स्विच करने से लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लाखों रुपए जब्त। मुंबई में मालवनी पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोट छापने की सामग्री समेत कुल लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया। मालवनी पुलिस उपनिरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और निगरानी दल मालवनी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान थे, तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार एक नीले रंग की बलेरो काई साई बाबा मंदिर के पास मारवे बीच रोड मालाड मुंबई में संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रात 8:10 बजे मौके पर पहुंचकर उक्त कार को घेर लिया। कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 रुपए के कुल 1740 नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, विशेष प्रकार का कागज, कटर, स्केल, कैंची जैसी नकली नोट छापने में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी जब्त की गई। मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 661/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 178, 180, 181, 182, 318 और 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है। संपत सामवैया एचपल्ली, उम्र 46 वर्ष, निवासी जिला जयशंकर, तेलंगाना। रहीमासा याकूब शेख, उम्र 30 वर्ष, निवासी जिला वारंगल, तेलंगाना। मारवनी पुलिस की यह कार्रवाई न केवल नकली नोटों के एक संगठित गिरोह को बेनकाब करने में सफल रही है, बल्कि इससे ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों को सख्त संदेश भी गया है कि कानून से बच पाना आसान नहीं है। मुंबई में मालवनी पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोट छापने की सामग्री समेत कुल लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया। मालवनी पुलिस उपनिरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और निगरानी दल मालवनी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान थे, तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार एक नीले रंग की बलेरो काई साई बाबा मंदिर के पास मारवे बीच रोड मालाड मुंबई में संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया
और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रात 8:10 बजे मौके पर पहुंचकर उक्त कार को घेर लिया। कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 रुपए के कुल 1740 नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, विशेष प्रकार का कागज, कटर, स्केल, कैंची जैसी नकली नोट छापने में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी जब्त की गई। मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 661/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 178, 180, 181, 182, 318 और 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है। संपत सामवैया एचपल्ली, उम्र 46 वर्ष, निवासी जिला जयशंकर, तेलंगाना। रहीमासा याकूब शेख, उम्र 30 वर्ष, निवासी जिला वारंगल, तेलंगाना। मारवानी पुलिस की यह कार्रवाई न केवल नकली नोटों के एक संगठित गिरोह को बेनकाब करने में सफल रही है, बल्कि इससे ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों को सख्त संदेश भी गया है कि कानून से बच पाना आसान नहीं है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। नमस्कार।